हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार भौरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है अपडेट? तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि रणथंभौर का जो एरिया है अर्थात रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, यहां पर बीते कुछ समय में टाइगर की जो जनसंख्या है अर्थात बाघों की जो जनसंख्या है ये लगातार कम होती जा रही है और जो भी बढ़ोतरी हुई भी है वो नॉमिनल है। अब इसके पीछे का कारण क्या है और एक बड़ा सस्पेक्ट, एक बड़ा क्वेश्चन, क्या यहां के बाघों में अंतः प्रजनन की समस्या है जिसे अंग्रेजी में जो है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है? क्या यह समस्या है इस क्षेत्र में, टाइगर्स में? आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली ये है क्यों। तो पहले तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। यहां आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहां पर जो बाघ आपको दिख रहा है, यहां पर जो टाइगर आपको दिख रहा है उसकी दोनों आईज पर जरा फोकस करें। आपको दिखाई देगा कि इसकी दोनों आईज में एक आईज जो है उसमें डिफॉर्मिटीज हैं अर्थात कुछ विकृतियां हैं जो आपको स्पष्ट तौर पर यहां अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिखाई देंगी। अब ये जो डिफॉर्मिटीज हैं, ये जो समस्या है, ये समस्या बेसिकली साइंटिस्ट का कहना यह है, वैज्ञानिकों का कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये किसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को तो नहीं दर्शा रही। तो आइए समझते हैं बेसिकली कि ऐसा है क्यों। तो देखिए सबसे पहले तो मैं प्राइमरली आपको बताऊं तो यहां आप पाएंगे कि 1970 के दशक में जहां बाघों की संख्या लगभग यहां हुआ करती थी 14 के समीप, वो बढ़कर 1970 में से 80 के बीच में 80 अर्थात 40 तक पहुंची। लेकिन 2006 में आते आते फिर से यह संख्या घटकर 16 हो गई। अब यह लगातार संख्या का घटना बढ़ना, ये फ्लक्चुएशन दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस एरिया में किसी ना किसी प्रकार की समस्या तो है। तो चलिए अब इसे समझते हैं और सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि सन 1900 के आसपास भारत में जो बाघों की संख्या थी ये लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 40,000 के आसपास थी, जो आज के समय अगर हम देखें तो कहीं बढ़कर पहुंची है। अदरवाइज हम देखें तो 1970 में यह लगभग 1800 तक सीमित हो चुकी थी। अब अगर हम भारत में बाघों को डिवाइड करें तो यहां आप पाएंगे कि दो प्रकार के क्षेत्र में मुख्यतः भारत में बाघ पाया जाता है। अब यहां आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि एक बाघ को आप कह सकते हो जो तराई बेल्ट में रहता है अर्थात तराई के क्षेत्र में रहने वाला बाघ, और एक बाघ या एक टाइगर की कैटेगरी आप कह सकते हो जो भारतीय उपमहाद्वीप में थोड़ा नीचे दक्षिण की दिशा में दिखाई देती है अर्थात ये जो बाघ हैं ये सेंट्रल इंडिया और प्रायद्वीपीय भारत के बाघ कहे जाते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इन बाघों में क्या जो अंतः प्रजनन की समस्या की बात हम कर रहे हैं, जैसा आप मेरे पीछे देख पाएंगे यहां जो टाइगर दिखाई दे रहा है इसकी स्ट्रिप्स पर फोकस करें। इसमें जो स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही हैं इसके जो ईयर्स हैं अर्थात इसके जो कान हैं या फिर इसकी जो नोज है, ये जो चीजें हैं ये एग्जैक्टली एक बाघ की आइडेंटिटी होती है। अब अगर मैं कहूं कि इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन है या फिर यहां आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा एक बहुत ही मासूम सा जीव, इसे कहते हैं बेसिकली रेड पांडा। ये जो रेड पांडा है ये बेसिकली भालू है और आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो बेर है या ये जो भालू है ये कहीं से भी आपको भालू के समान दिखाई नहीं देगा, ये एक बिल्ली के आकार का आपको दिखाई देगा। और अगर मैं आपसे कहूं तो इसमें भी डिफॉर्मिटीज अर्थात इसमें भी अंतः प्रजनन की समस्या है। और इसी तरीके से कहा तो यह जाता है कहीं ना कहीं कि केवल शिकार जिम्मेदार नहीं था भारत से चीतों की संख्या को समाप्त करने के पीछे। आई थिंक आप अपडेटेड होंगे कि भारत में जो चीते हैं उन्हें नामीबिया से लाया गया है, पहले ये उपस्थित थे भारत में, परंतु आज के समय आपको भारत में चीतों की संख्या समाप्त और बाहर से लाकर हमें रिहेबिलिटेशन करना पड़ा है। कहा तो यह भी जाता है कि जो भारतीय चीते थे उनमें भी अंतः प्रजनन की समस्या थी। अब आइए समझते हैं एग्जैक्टली कि अंतः प्रजनन है क्या। तो अगर मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूं तो यहां आप ध्यान से देखेंगे तो जैसा हमने अभी से कुछ देर पहले देखा कि भारत में दो स्थानों पर बाघों की प्राइमरली जनसंख्या पाई जाती है। एक जो तराई बेल्ट का एरिया है अर्थात वो एरिया जहां पर हिमालयन प्रदेश एंड होता है और मैदानी भाग स्टार्ट होता है,
और दूसरा वो एरिया जो नीचे सेंट्रल और साउथ इंडिया का है। अब यहां समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशंस अर्थात आनुवंशिक विविधता, बाघ हो, रेड पांडा हो, चीता हो या मानव हो, इन सभी में रिक्वायर्ड होती है। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, पर्यावरण के अनुसार जीवों के अंदर आनुवंशिक परिवर्तन आवश्यक हैं। पर आईपीसी का सेक्शन 377 कहें या फिर मैं कहूं नेचुरल लॉ, वो ये कहता है कि जीवों को एक से दूसरे स्थान पर जाने पर मॉडिफिकेशंस मिलते हैं। अब यहां समझिएगा, तराई बेल्ट में रहने वाले जो टाइगर्स थे, इनके आनुवंशिक गुण अलग हुआ करते थे, और प्रायद्वीपीय भारत या सेंट्रल इंडिया में रहने वाले जो टाइगर्स थे, इनके आनुवंशिक गुण कुछ अलग हुआ करते थे। और जब तक इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, औद्योगिकरण नहीं था और इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ था मानव अधिवास, तब तक ये दोनों एरिया के जो टाइगर्स थे आपस में करते थे ब्रीडिंग, और इस ब्रीडिंग के कारण, इस प्रजनन के कारण बेसिकली इनमें होता था जेनेटिक मॉडिफिकेशन। पर समय के साथ ये जो लिंक था ये टूट गया, और यही एक मेजर एविडेंस है जो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत में ही नहीं, विश्व के कई स्थानों पर जीवों के समाप्त होने के पीछे का मुख्य कारण है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अर्थात अंतः प्रजनन का अवसाद, जहां 4 से 6 पीढ़ियों के अंदर ही सारे जीव उपस्थित होते हैं। अर्थात एक ही स्थान पर जितने भी जीव हैं, वो सारे जीव के पेरेंट्स अगर हम 4 से 6 पीढ़ी पहले चले जाएं तो वो एक ही हैं। अर्थात एक ही फैमिली के मेंबर्स के बीच में बार बार ब्रीडिंग होने से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं आते, और अगर ये मॉडिफिकेशन नहीं आते तो ये धीरे धीरे करके जो है वो नियमित तौर पर इनकी संख्या कम होने लगती है। मॉडिफिकेशन नहीं होते, शरीर उतना स्ट्रांग नहीं होता, जेनेटिक्स उतने स्ट्रांग नहीं होते, और अंततः ये जो है समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक आपने सुना होगा, बहुत सारे रिलीजन्स में भी ये कहा जाता है कि आपको अपने ही फैमिली में मैरिजेस नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो या अदर रिलीजन हो। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां कहा जाता है एक ही फैमिली में शादी नहीं होती, एक ही जो है वो एरिया में शादी नहीं होती। अब ये जो परंपराएं हैं या फिर कानूनी पहलू हैं, ये सभी चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारे आनुवंशिक गुण कैसे होंगे, और कहीं ना कहीं मानव की गतिविधि ने इन एनिमल्स को विवश कर दिया कि ये जो है वो एक ही प्लेस पर बार बार प्रजनन करें। अब जो कंडीशन आज रणथंभौर में है, अगर मैं आपको बताऊं तो मछली नामक एक टाइगर्स हुआ करती थी, बगनी हुआ करती थी, उन्हीं के मेजर, उसी के जो है मेजर शावकों को इस स्थान पर लाकर जो है वो रणथंभौर में रखा गया था। और ये जो बघिनी थी जिसका नाम मछली रखा गया था, इस बघनी के शावकों से ही रणथंभौर के ज्यादातर टाइगर्स जो है वो बिलोंग करते हैं, और इसीलिए यहां पर आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कम देखने को मिलते हैं। अब आई थिंक आपको यह चीज समझ में आई होगी कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जेनेटिक जो प्रॉब्लम आगे क्रिएट करती हैं। रेड पांडा हो, चाहे वो चीता हो, चाहे एशियाटिक लायन हो इवन, और चाहे अभी शंका हो रही है कहीं ये बाघ ना हो। तो चलिए, आई थिंक आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिए, स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हैं, ये लॉन्च हो चुके हैं। फरवरी के बाद मार्च का ये सेकेंड बैच है, अर्थात मार्च के महीने का सेकेंड बैच आ चुका है, और ये बैच आप ले सकते हैं 23,999 के एक्सक्लूसिव प्राइस पे, और यह प्राइस आपको तभी मिलेगा जब आप फैकल्टी कोड AK लाइव का यूज करें। याद रखिए कि इसमें SIP का कोर्स अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का कोर्स एडेड है, साथ ही इसमें एडेड है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। तो अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं तो याद रखिए ये एक अच्छा मौका है। मार्च का महीना आने वाले टाइम पे आपको बहुत स्ट्रेंथन करेगा इजीली एग्जाम को क्वालिफाई करने में, बिकॉज यहां से तैयारी करने पर आप ना केवल अपने प्री को, ना केवल अपने मेंस को, अपने ऑप्शनल को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को आने वाले इन बैचेस में देखने वाला हूं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।